तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रविड़ साहित्य की। अब तक हमने क्या क्या खत्म कर दिया, तो वैदिक साहित्य पढ़ लिया हम लोगों ने, बौद्ध साहित्य पढ़ लिया, जैन साहित्य पढ़ लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं द्रविड़ साहित्य या मध्यकालीन एवं आधुनिक साहित्य को हम पूर्ण कंप्लीट कर देंगे। तो आज से हमारा जो हिस्ट्री में जो हमारा द्रविड़ और मध्य साहित्य या साहित्य के जितना कुछ भी आता है सब कुछ आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे राजाओं पर, कौन सा राजा किस समय राज्य किया, ठीक है, अशोक ने किस समय से किस समय तक राज्य किया, अशोक ने क्या कार्य किए, ठीक है। इस आगे बढ़ते हुए इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं द्रविड़ और मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य। तो सबसे पहले चलते हैं द्रविड़ साहित्य। द्रविड़ साहित्य 3 संगम साहित्य में बांटा गया। कितने बांटा गया? 3 संगम साहित्य में। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो उत्तर भारत का जो था आर्यकरण किसने किया था, तो राजा विदेह। और दक्षिण भारत का किसने किया था, तो किसने किया था? अगस्टस ने। किसने किया था? अगस्टस ने। तो आगे चलते हैं। द्रविड़ साहित्य के समय संगम साहित्य, द्रविड़ साहित्य किससे स्टार्ट होता है? संगम साहित्य से। ये 100 से 250 ईस्वी के बीच स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 100 से 250 ईस्वी से। तमिल सबसे पहले कौन आया? मलयालम आखिरी। सबसे पहले कौन सा है? तमिल साहित्य है। उसके बाद सबसे आखिरी भाषा कौन सी है? मलयालम साहित्य है। तो मलयालम साहित्य को हम लोग बिल्कुल लाइन से पढ़ेंगे। तो संगम साहित्य कितने हुए? 3 हुए। 100 से 250 ईस्वी के बीच कितने हुए? 100 से 250 के। इनमें किन राजाओं ने संरक्षण दिया? पांड्य राजा ने। कितने पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया? तो 197। कितने पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया? 197। प्रथम संगम मदुरै में ऋषि अगस्टस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ऋषि अगस्टस की। 950 वर्षों में 3 संगम काल हुए। कितने 950 वर्षों में हुए? 3 संगम काल हुए। इसे ऑगस्टन युग भी कहते हैं। इन तीनों संगम काल को मिला के क्या कहते हैं? ऑगस्टन युग भी कहते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग जान चुके हैं कौन था, तो अगस्टन ने संपन्न कराया था, ठीक है। ये दक्षिणी मुद्रा में होता जो आज में क्या जलमग्न है। उसके बाद द्वितीय को कपाटपुरम में हुआ। कहाँ हुआ? कपाटपुरम में हुआ। और तुल्कोपियर ने इसमें तुल्कोपियम पुस्तक लिखी। क्या लिखी? तुल्कोपियम। कौन सी पुस्तक लिखी? तुल्कोपियर ने तुल्कोपियम पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी? व्याकरण की पुस्तक थी। किस प्रकार की पुस्तक थी? व्याकरण की। उसके बाद तृतीय की अध्यक्षता किसने की? नक्कियर ने की। तृतीय की अध्यक्षता किसने की? नक्कियर ने की। तृतीय की अध्यक्षता किसने की? नक्कियर ने की। तो इस तरीके से हमारे तीनों साहित्य खत्म होते हैं। आप जानते हैं संगम काल के विषय वस्तु का आधार किसके आधार पर है? तो अहम यानी संबंध प्रेम से है। 2 वस्तुओं पर आधार था। किन वस्तुओं? 2 वस्तुओं पर। तो अहम यानी प्रेम पर था और दूसरा पुरम यानी युद्ध पर। 2 वस्तुओं कौन सी थी? अहम और पुरम। अहम का अर्थ क्या था? संबंध प्रेम से था। पुरम का संबंध किससे था? युद्ध से संबंधित था। सबसे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ कौन सा है? तिरुवल्लुर का कुरुल। कुरुल को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य की बाइबल की कहा जाता है। कुरुल को क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य की बाइबल। आपको क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाएगा तमिल साहित्य की बाइबल किसे कहते हैं? तो कुरुल को कहते हैं। आपको याद रखना। ये किससे संबंधित? राजनीति, शासन, प्रेम, 3 भागों में विभाजित है। किन 3 भागों में विभाजित है? राजनीति से विभाजित, राजनीति और शासन और प्रेम तीनों से संबंधित है, ठीक है। तिरुवल्लुर की कौन सी है? कुरुल, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो इसे आप याद रखें। ये क्या है? तमिल साहित्य की बाइबल भी कहा जाता है। इसके बाद संगीत साहित्य लिखने वाले प्रसिद्ध महिला कौन थी? संत अवैयार। कौन थी? संत अवैयार। संगम साहित्य लिखने वाली महिला कौन थी? तो संत अवैयार। क्या याद रखेंगे? संत अवैयार थी। आगे चलते हैं। संगम साहित्य में कौन कौन से लिखे? तुल्कोपियर लिखी। किसने? तुल्कोपियर लिखी। तुल्कोपियम ने। किसने लिखी? तुल्कोपियम लिखी। किसने? तुल्कोपियर ने। तुल्कोपियम किसने लिखी? तुल्कोपियर ने। शिल्पाधिकारम इलांगो आजकल ये किसके बाद है? सेनगुटवन के भाई, तो जिन्हें लालचेर भी कहा जाता है। मणि मेखले कौन है? शीतले सतनार ने लिखी। मणि मेखले किसने लिखी? शीतले सतनार। अभी हम इन दोनों के विषय में संपूर्ण ये इसका क्या है? भाग 2 मान सकते हैं। जैसे KGF का भाग 2 क्या है? KGF का भाग 2 KGF 2 बना। तो इस तरीके से शिल्पाधिकारम का भाग 2 क्या बना? मणि मेखले। जीवक चिंतामणि है देवर की किसके? तिरुंकुदेव। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। कुरुल तिरुवल्लुर ने पढ़ा, हमने पढ़ा था। पुत्तपल्लू 10 गीतों का संग्रह। आपको ऐसे याद रखना है। पुत्तपल्लू क्या है? 10 गीतों का संग्रह है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। परित्रापत्तु क्या है? चेर शासकों के शौर्य का वर्णन है। चेर शासकों के शौर्य का वर्णन क्या है? परित्रपत्तु। एततु के 8 गीतों का, एततु के क्या है? 8 गीतों का संग्रह है। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 8 गीतों के संबंध किससे है, तो आपको याद है 8 गीतों का संबंध किससे है? संग्रह का कौन है? एततु है। फिर आते हैं अहनानूर। अहनानूर क्या है? रुद्र समन ने लिखा। क्या लिखा? अहनानूर किसने लिखा? रुद्र समन ने लिखा। मरुगढ़ पाद्य किसने लिखा? नक्कियर ने लिखा। मरुगध पाद्य किसने लिखा? नक्कियर ने लिखा। आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी तमिल साहित्य के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। शिल्पाधिकारम
किसने लिखी? तो सेनगुटुन के भाई इलांगो आदिकल ने लिखी। इसमें किसकी कहानी है? नुपुर और निपुर यानी पायल की कहानी है। इसमें क्या पति होता है, इसका नायक क्या होता है? कोवलम, और उसकी नायिका कौन होती है? माधवी। और जो कोवलम होता है उसको एक वैश्या जो माधवी थी उससे प्रेम हो जाता है, तो वैश्या थोड़े दिनों बाद इसको छोड़ देती है, तो ये किसके पास? नायिका के पास यानी कंगी के पास आ जाता है। और कंगी उसको एक नुपुर देती है कि जाओ इसे बाजार में बेच दो जाके। बाजार में क्या होता है? बाजार जोशी इसकी पायल होती है, वैसी किसको होती है? रानी की भी होती है, वो भी खो जाती है। तो राजा क्या करता है? इसको पकड़ के जेल में डाल देता है, उसको क्या मृत्युदंड दे देता है। तब ये कहानी है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी मणिमेखले ये अनिशी जो शीतले सतना ने लिखी, ये क्या है? शिल्पाधिकारम की आगे कहानी, यानी जो वैश्या माधवी होती है इससे इसकी बेटी का कोवलम की बेटी का जन्म होता है। तो इसकी कहानी आगे बढ़कर किसकी? माधवी की बेटी की कहानी जो होती है वो मणिमेखले में दिखाई गई है। उसके बाद है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि क्या? 13 खंडों में लिखी गई है। जीवक चिंतामणि कितने खंडों में लिखी गई? 13 खंडों में। जीवक चिंतामणि कितने खंडों में लिखी गई? 13 खंडों में। आपको याद रखना है शिल्पाधिकारम का अगला पार्ट कौन सा है? मणिमेखले। इसकी कहानी है माधवी की कहानी है, माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। आपको याद रखना, माधवी और कोवलम की बेटी की कहानी है, ठीक है। और नुपुर की कहानी कौन है? शिल्पाधिकारम है, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और कुरुल, कुरुल क्या है? तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं मलयालम साहित्य। अब हम जानेंगे मलयालम साहित्य। ये क्या है? केरल में 11वीं सदी में स्टार्ट हुआ। और क्या है? मलयालम भाषा जो सबसे नई भाषा है। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा जो है सबसे नई भाषा है। कहाँ की? द्रविड़ भारत की। तो आगे चलते केरल में 11वीं सदी में, ठीक है। आगे चलते हैं रचनाएं कौन सी है? कोका संडिसन। क्या है? कोका संडिसन। और भाषा क्या है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र में टिप्पणी कौटिल्य की अर्थशास्त्र में टिप्पणी किसने दी? कोडा सर्डिसन ने, ठीक है। पुस्तक का नाम है इनकी क्षीरामन रामचरितम लिखी। क्षीरामन क्या है? क्षीरामन ने क्या लिखी? रामचरितम लिखी। अजुत्थचन ने क्या लिखी? मलयालम साहित्य के पिता। आपको अगर ऑप्शन में आ जाए कि मलयालम साहित्य के पिता कैसे कहते हैं? अजुत्थचन को कहते हैं, ये आप नोट कर लें। अजुत्थचन को क्या कहते हैं? मलयालम साहित्य के पिता कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तेलुगु साहित्य के बारे में। मलयालम साहित्य हमारा कंप्लीट हो गया। आप जानते हैं तेलुगु साहित्य, हमने तमिल साहित्य पढ़ लिया, मलयालम साहित्य पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं तेलुगु साहित्य। क्या है? नन्यन। नन्यन पहले कवि थे 11वीं सदी में। पहले कवि कौन थे? नन्यन, ठीक है। बुक्का प्रथम के दरबारी कवि थे, ठीक है। नचना सोमनाथ। और इन्होंने क्या लिखी? उत्तर हरिवंशम। किसने लिखी? तो नचना सोमनाथ ने। नचना सोमनाथ ने क्या लिखा? उत्तर हरिवंशम लिखी। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ने भी क्या? अमुक्त माल्याद लिखी। असाधारण कविता है। अष्टदिग्गज कवि इनके पास थे। अष्टदिग्गज कवि यानी 8 कवियों का संग्रह रखते थे। कौन? कृष्णदेव राय, ठीक है। इन्होंने मलयालम साहित्य में भी बहुत ही मदद की, तेलुगु साहित्य में मदद की कृष्णदेव राय ने, और क्या? कन्नड़ साहित्य में मदद की। तो हम अभी जो कि हमारे कृष्णदेव राय हैं इनके बारे में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साहित्य के विषय में। तो आगे चलते हैं कृष्णदेव राय के विषय में हम पूर्ण जानकारी करेंगे। 1509 से 1529 के बीच में ये कहाँ के राजा थे? तो हम्पी के राजा थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य के ये राजा थे। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने क्या लिखा? अमुक्त माल्याद इनकी स्वयं की रचना थी। तेलुगु काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल को क्या है? तेलुगु काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनको कन्नड़ का साहित्य, कन्नड़ काल का भी स्वर्ण काल इन्हीं के काल को माना जाता है। अष्टदिग्गज का 8 कवि रहते थे इनके पास। कितने कवि रहते थे? अष्टदिग्गज किनके पास थे? तो अष्टप्रधान अष्टदिग्गज किसके पास थे? 8 कवि थे। कृष्णदेव राय अष्टप्रधान कौन रखता था? तो शिवाजी रहते थे, शिवाजी महाराज रखते थे। कन्नड़ कवि कौन थे? मलथना राय, ठीक है। मलथना राय थे। छट्टू विट्ठल, ठीक है। छट्टू विट्ठल थे। अनंत मित्रा का संरक्षण था। किससे इन लोगों को इन्होंने संरक्षण दिया था। फिर कन्नड़ संत कौन थे? व्यास तीर्थ राजगुरु थे इनके। राजगुरु कौन था? तो कन्नड़ साहित्य के कन्नड़ संत थे व्यास तीर्थ, इनके राजगुरु थे। संबंध समलिखित संस्कृत ग्रंथ भी इनके काल में लिखे गए। तो क्या लिखा गया? श्रद्धालसा चरित, सत्यावधु, परिणय और रस मंजरी इनके काल में क्या लिखा गया? संस्कृत ग्रंथ के। तमिल कवि कौन? हरिदास का संरक्षण दिया इन्होंने। किसका संरक्षण दिया? हरिदास को भी संरक्षण दिया इन्होंने बहुत से कवियों को संरक्षण दिया। कन्नड़ साहित्य में क्या? माधव लिखी किसने? धर्मनाथ दास ने। जैन बुक थी ये। अमोघ वर्ष प्रथम कविराज लिखी, कविराज मार्ग लिखी इन्होंने। फिर आगे चलते हैं पंपा, यानी कन्नड़ के पिता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने क्या लिखी? आदि पुराण और विक्रमार्जुन। किसने लिखी? कन्नड़ के पिता यानी पंपा ने। विक्रमार्जुन। पोना ने क्या? शांति पुराण लिखी, ये जैन बुक थी। और रन्ना ने अजीतनाथ पुराण लिखी, ये भी जैन बुक थी। तो आपको याद रखना है पंपा को कन्नड़ के पिता कहा जाता है। आदि पुराण और विक्रमार्जुन किन्होंने लिखी? पोना ने शांति पुराण लिखी और रन्ना ने अजीतनाथ लिखी। ये काहे की बुकें हैं? तो ये एक जैन बुकें हैं। और ये किसमें लिखे हैं? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा के पिता किसे कहा गया? पंपा को कहा गया। और आपको मलयालम साहित्य के पिता किसे कहा गया? तो
अजूत नाथ को कहा गया, किसे कहा गया, अजूत चंद को, किसे कहा गया, अजूत चंद को, किसे कहा गया, अजूत चंद को। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब बाकी जाते हैं व्याकरण। कन्नड़ की व्याकरण में कौन कौन सी, मल्लिकार्जुन ने क्या लिखी, सूक्ति सुधारणव, किसने लिखी, सूक्त सुधारणव। मलयालम साहित्य में जो व्याकरण थी उसकी किताब किसने लिखी, सूक्त सुधारणम, मल्लिकार्जुन ने लिखी। नरहरि ने तारवे रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर। लक्ष्मीश ने जैमिनी भारत लिखी। उर्दू हिंदवी से विकास किसका हुआ, उर्दू का। हिंदवी से आपको अगर अब यहाँ पे हम कहा था द्रविड़ साहित्य तो कंप्लीट हो गया। अब हम आधुनिक भारत के भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे क्या हो, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए और इसके बाद हमें साहित्य पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत ना पड़े। एसएससी हो, यूपीएससी हो, या अगर आपको इसमें ऑप्शनल लेना है तभी आपको आगे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो नहीं पढ़ें आप। ठीक है, आ जानते हैं हिंदी से विकास किसका हो, उर्दू। हिंदी से विकास किसका हो, और हिंदी के पिता हिंदी किसकी देन मानी थी, तो अमीर खुसरो की जाने। दीवान कविता संग्रह मिर्जा गालिब, ठीक है। ठीक है, हिंदू और उनकी बोलियाँ, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी, तुलसीदास, रामचरितमानस, सूरदास, सुरसागर और बिहार सत्य, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको याद होने से। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, चंद्रप्रदायी। तुलसीदास किसने लिखी, रामचरितमानस, ठीक है। सूरदास किसने लिखी, सुरसागर। बिहारी किसने लिखी, बिहारी ने क्या लिखी, सतसई। ठीक है, आपको याद रखना है। आधुनिक साहित्य यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से चालू हुआ, 1850 के आसपास से। नाटक किसकी कौन से, अधेर नगरी, जो हम लोग आज भी पढ़ते हैं। भारत दुर्दशा इनका नाटक है, ये अभी भी बहुत सी बुकों में दिया होता है, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। भारतेंद्र युग 1868 से 1893 के बीच आया। भारतेंद्र युग कब से कब तक रहा, तो 1868 से 1893। द्विवेदी युग किस में रहा, 1893 से 1918 के बीच। छायावादी युग निराला महादेवी वर्मा का युग कब से कब तक रहा था, 1918 से 1937 तक। समकालीन युग कब से कब तक रहा, 1937 से आज तक। क्या चल रहा है, समकालीन युग। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, कहीं किसी किसी बुक में दिया हो सकता है, ठीक है, कि सन का थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें चल सकता है। और स्वामी दयानंद ने क्या लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने क्या लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद ने क्या लिखा, सत्यार्थ प्रकाश।